हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो आप सर्च करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विजन शिक्षा, आपको मिल जाएगा। वहां हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीसरा और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला लॉ है जो कई तरीकों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखेंगे कि यह स्टेटमेंट क्या बोलता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉ को किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो लॉ जो लिख रखा है हम लोगों ने पहले से क्या कि इफ टू एलिमेंट्स, ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जब भी बात होती है तो दो एलिमेंट्स से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स की होती है, ठीक है। तो टू एलिमेंट्स, सपोज दैट वी हैव टेकन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, यानी दो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर के आपस में दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो पहले एलिमेंट का वेट होगा, मान लेते हैं ए और बी आपने लिया है, तो इस ए और बी की वजह से बनने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं, देन द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर एलिमेंट। मतलब कि अगर बी ए के फिक्स्ड मास से, फिक्स्ड वेट या मास, कि केमिस्ट्री में हम लोग वेट और मास बोल सकते हैं, एक ही चीज है। तो बी अगर ए के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, मींस बी का जो मास है वो क्या है, डिफरेंट, अलग अलग कंपाउंड्स में। मान लेते हैं एक बार आपका जो कंबाइंड कंपाउंड बना वो ए बी है, और दूसरी बार जो कंपाउंड बना वो AB2 है। मींस द masses of one of the element is different and the mass of the first element is fixed. Then the weight of one of the element which combined with the fixed weight of other element bears a simple whole number ratio by weight. आसान सा बिल्कुल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पर ज्यादा ना ध्यान दे करके हम लोग इसको समझते हैं कि यह स्टेटमेंट एक्चुअली क्या बोल रहा है। यह कह रहा है कि अगर बी का डिफरेंट मास ए के फिक्स मास से कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उसमें जो एलिमेंट डिफरेंट मास को ऑक्यूपाई कर रहा है या डिफरेंट मास कंटेन कर रहा है, एक्चुअली जो डिफरेंट मास रखने वाला एलिमेंट है, इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास होना चाहिए। मतलब बी का इस एलिमेंट में, ए बी का इस एलिमेंट में जो मास है और बी का इस एलिमेंट AB2 में जो मास है, ये दोनों मास का रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। रेशियो सिंपल होने का मतलब है आपको मिल गया 1:5, 1:2, 2:1, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेट कर लिया और आपको मिल जाता है 6:7, है ना, 8:5, तो ये लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा। सिंपल रेशियो होना चाहिए, सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर होना चाहिए। लाइक 1:2 है या 1:3 है, 3:2 है, 1:5 है, ये अगर मिल जाता है तो आपका लॉ वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल लेकर। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर बनने वाले जो कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड मान लिया गया आपका बना क्या, H2O, और दूसरा कंपाउंड हम लोगों के पास बन जाता है H2O2। ये दो कंपाउंड्स बने, H2O दैट इज वाटर, H2O2
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं H2O एंड H2O2, आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों कंपाउंड्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो करे, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि इसमें जो डिफरेंट मास रखने वाला जो एलिमेंट है कौन है, वो हम लोग देखते हैं। जो डिफरेंट मास रखने वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सिंपल रेशियो बियर कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिफरेंट मास रखने वाला। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, होल नंबर रेशियो बाई वेट। तो सबसे पहले दोनों कंपाउंड में क्या करेंगे, बाई वेट रेशियो लिखते हैं। तो इसके लिए H2O हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा रेशियो, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, लेकिन यहां कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2:2, एक ऑक्सीजन 16। H2O2 में हाइड्रोजन 2, तो कितना हो जाएगा 2:2, और यहां तो 2 है ना, ऑक्सीजन 2, तो 16 2 32। ठीक है, अब क्या है, क्या बोला गया कि कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, देन द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास फिक्स्ड वेट ऑफ अदर एलिमेंट। यानी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां H2O में 2, H2O2 में 2, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फिक्स्ड वेट, फिक्स्ड वेट। तो डिफरेंट वेट किसका मिल रहा है हम लोगों को, हम लोगों को किसका मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है ऑक्सीजन का। तो लॉ क्या बोल रहा है कि जो जिसका मास डिफरेंट है, जिसका मास डिफरेंट है, वो क्या होना चाहिए, वो करना चाहिए, बियर करना चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे, चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बाबू, एक में 16 है, एक में 32 है, कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है ना, 2 ही ग्राम से दोनों में रिएक्ट करके आया है। तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा, इसमें ऑक्सीजन 16, इसमें ऑक्सीजन 32, तो ये हो जाएगा 16/32:1:2, यानी आप इस तरह से लिखते हैं 1:2। तो ये क्या है, सिंपल रेशियो है, यही कह रहा है ये लॉ। ठीक है, कि आपका जो मास है वो मास क्या होना चाहिए, जो डिफरेंट मास कंटेन करने वाला जो एलिमेंट है उसका मास क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, एक और देखते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे आपने लिया कार्बन ऑक्सीजन, फिर से एक बार लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन, तो एक बार कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और बना कर देते हैं आपको CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक बार आपका कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ये बनाकर देता है आपको CO2। ठीक है, तो इस कंपाउंड के बनने में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, मास का जो रेशियो है, वो रेशियो क्या होगा, यहां एक कार्बन है, यहां एक ही ऑक्सीजन है, तो ये 12, ठीक है, और ये 16, एक ही ऑक्सीजन है ना, तो 16। यहां अगर लेंगे, इस पार्ट में लेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या मिलेगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन यहां 2 बना है, तो हमको यहां कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन अगर लेंगे तो यहां हमको ऑक्सीजन का मास कितना चाहिए, 32 चाहिए, ऑक्सीजन का मास 32 हो गया। स्टेटमेंट ने क्या बोला कि वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द एलिमेंट कौन सा, जिसका मास डिफरेंट है, तो मास किसका डिफरेंट है, ऑक्सीजन यहां 16 है, ऑक्सीजन यहां 32 है, सेम एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स है ना, दोनों कंपाउंड जो बना है वो किससे, कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना है। तो क्या हो जाएगा कि वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अदर
तो फिक्स बेस किसका मिला? कार्बन का मिला, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, जो जिसका मास डिफरेंट है वो क्या होना चाहिए? बी एस अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो जब आप निकालते हैं, ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट में फिर से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं उसी तरह से। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 1632, 16 एंड 32। कार्बन तो फिक्स है, तो रेशियो किसका निकालेंगे? ऑक्सीजन का। सो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? आ जाएगा 16/32, यानी यहां क्या मिला? 1:2। तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि जो डिफरेंट मास का है, एकदम सिंपल सी भाषा में, सिंपल से लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा दो एलिमेंट जब कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, जब दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके क्या किया? कंपाउंड बनाया। कंपाउंड कितना? दो या दो से ज्यादा भी बन सकता है ना। तो बनने के बाद जिसका मास फिक्स है, जिसका मास फिक्स है वो नहीं, जिसका डिफरेंट मास है वो क्या होना चाहिए? वो सिंपल रेशियो कंटेन करना चाहिए। और सिंपल रेशियो कहने का मतलब मैंने क्या बोला? 1:2 मिल जाए, 2:1 मिल जाए, 1:3, 1:5, 5:1, 3:2, है ना, 3:4, बस 3:4 बस। इसके बाद अगर आपको मिल जाता है, मान लिया आप सोल्व करके लेकर आ रहे हैं रेशियो 6:7, होल नंबर है लेकिन सिंपल रेशियो नहीं है ये, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपको करना है। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। कि हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अभी तक जो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए, उन एग्जांपल्स में क्या था? दो कंपाउंड्स बन रहे थे। कार्बन ऑक्सीजन को लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया तो H2O बनाया और H2O2 बनाया, है ना। लेकिन अब हम लोग लेते हैं एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहां हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं? आपका बन सकता है N2O, आप बना सकते हैं NO, आप बना सकते हैं NO2, आप बना सकते हैं N2O3, या आप बना सकते हैं क्या? N2O5। ये सब बन सकते हैं। More than two compounds are also is the part of that law। उसमें लिखा था ना 2 or more compounds, तो दो से ज्यादा कंपाउंड्स बन गए। अब इसमें हम लोगों को इस लॉ को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले रेशियो ऑफ मासेस ले लेंगे दोनों का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, इन सब में। तो अगर N2O में सबसे पहले क्या है? नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14, ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहां कितना? 2 है, तो 14 2 28, ऑक्सीजन 1 है 16, नाइट्रोजन यहां 1 है 14 16, नाइट्रोजन यहां 1 है 14 32, N2O3 में 28, 16 3 जा 48, N2O5 में 14 2 जा 28 और ये 80 हो जाता है। अब क्या है कि आपको बोला गया कि एक का मास फिक्स होता है, दूसरे का मास डिफरेंट होता है, लेकिन यहां क्या है? दोनों में से किसी का मास फिक्स नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? एक के मास को क्या कीजिए? फिक्स कीजिए। नाइट्रोजन को करते हैं। अगर मान लीजिए यहां 28 है ना, यहां 16 है, रहने देते हैं, यहां से आते हैं 14 16, यहां 28 है, इसको 28 बनाते हैं। जब ये 14 था तो ये 16 है, जब ये 28 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो अब लिखते हैं यहां, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 28 16, ये किसमें है? N2O में। 14 28 बनाया इसको हम लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा? 32, किसमें? NO में। यहां 14 है तो इसको भी 28 बनाते हैं, 28, तो ये कितना हो जाएगा? 64, किसमें? NO2 में।
यहाँ 28 है रहने देते हैं, यहाँ 48 है रहने देते हैं, यहाँ 28 है रहने देते हैं, यहाँ 80 है रहने देते हैं N2O3 और N2O5 में। ठीक है, अब देखिए, अब नाइट्रोजन का मास क्या हो गया, सेम हो गया, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ करना है क्या? अब कुछ नहीं करना, आपको इसका रेशियो चेक करना है। तो आप देखें 1 16 2 जा 32, 16 3 जा यहां आ गया बाबू 48, 16 4 जा 64 और 16 5 जा, यानी रेशियो आपको क्या मिल रहा है 1:2:3:4:5। अगर किसी दो का बोला जाएगा तो आप आसानी से निकाल पाएंगे ना। मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन इन N2O एंड N2O5, तो क्या मिल गया 1:5 मिल गया, है ना। तो अब देखिए मैक्सिमम कितना जा रहा है 3:4, 4:3। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये सिंपल रेशियो में मिलता है, मतलब आपका लॉ क्या होता है, वेरीफाई होता है। क्लियर है बात, समझ में आई सबको? अगर प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा अगला लॉ है गे-लुजैक्स लॉ। गे-लुजैक्स लॉ क्या बोल रहा है उसको देखेंगे कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, यानी जो लॉ है इसका स्टेटमेंट शुरू ही हुआ कहां से, व्हेन गैसेस रिएक्ट, मींस दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। ठीक है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे रिएक्ट इन वॉल्यूम। ये तो हम लोग जानते हैं गैस के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो गैस जब भी रिएक्ट करेंगे तो वॉल्यूम के टर्म में करेंगे, which bears a simple ratio to one another, यानी जो गैसेस जो लिए जाएंगे आपके, वो गैसेस क्या होंगे, सिंपल रेशियो में ही होंगे। जो पिछला लॉ आपने अब देखा उसमें भी क्या था, सिंपल रेशियो का ही मामला है, यहां भी सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इफ गैसियस, यानी अगर आपने जो सब्सटेंस रिएक्ट कराए उनका रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो प्रोडक्ट अगर गैसियस है, ये जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गैसियस है, दैट इज बिकॉज यहां लिखा है क्या, इफ गैसियस, अगर वो प्रोडक्ट क्या है, गैसियस है, तो जो भी चीजें होंगी वो सब क्या होगा, सिंपल रेशियो बियर करेगा। बहुत ही आसान सा लॉ है ये। ठीक है, कि अगर आपके गैसेस आपने लिए, जो भी गैसेस आपने लिए, अगर ये गैस रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, इफ द प्रोडक्ट इज गैसियस देन दे ऑल बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। आसान है ना। इससे पहले भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर 9-10 में। ठीक है, तो ये लॉ क्या है, जैसे मान लीजिए आपने लिया क्या, आपने एक सब्सटेंस H2 लिया, इसको आपने रिएक्ट कराया Cl2 से, ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये आपको बनकर मिला HCl, जो मिल गया आपको गैसियस फॉर्म में। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई परेशानी है तो आप हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन विजन शिक्षा ये टाइप करें, सर्च करें, आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान मेथड बताया हुआ है, आपको इजीली बैलेंसिंग समझ आएगा। तो H2 + Cl2 2HCl ये बन गया आपका। अब ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में है, तो लॉ क्या बोल रहा है, लॉ बोल रहा है कि दे बियर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। मतलब अब देखें आप, इसके आगे क्या लिखा हुआ, 1, इसके आगे 1, इसके आगे 2, तो लिखा हुआ ना, यानी कहने का मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन when reacts with 1 volume of chlorine gives 2 volume of hydrogen chloride। तो इन सब का जब आप रेशियो लेंगे तो क्या होगा, ये रेशियो सिंपल है 1:1:2। या फिर अगर मान लेते हैं कि इसका आपको अमाउंट दे दिया गया कि इसका 30 मिलीलीटर रिएक्ट्स विद 30 मिलीलीटर ऑफ क्लोरीन गिव्स, तो ये कितना बना, 2 मोल बन रहा है या 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो इन दोनों के एक इन दोनों के मिलने की वजह से क्या हुआ, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बना, मींस कितना बनेगा यहां 60 मिलीलीटर। जब रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल रेशियो मिलेगा 1:1:2, है ना। यही ये लॉ बोल रहा है, बिल्कुल आसान सा लॉ है। हाँ, इसमें क्या है ना,
आपसे जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सुनेंगे आप कि व्हेन 100 मिलीलीटर ऑफ मीथेन, व्हेन 100 मिलीलीटर ऑफ मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4, मीथेन क्या होता है CH4, इट प्रोड्यूसेस when 100 burns it produces CO2 and H2O। हम लोग जानते हैं ना कि CH4 क्या है, CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जब जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देगा। तो आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यानी आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि कितना ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखेंगे तो CH4 और प्लस क्या O2, क्या मिलेगा CH4 प्लस H2O। आई रिपीट, आपको यहां क्या करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 2, सर यहां CH4 नहीं CO2 मिलेगा ना, CO2 प्लस 2H2O, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 2 4 2 2 4, बैलेंस हो गया। मतलब क्या हुआ कि व्हेन 100 मिलीलीटर, अब आते हैं वापस क्वेश्चन में, व्हेन 100 मिलीलीटर ऑफ मीथेन, यानी मीथेन कितना दिया हुआ है आपको 100 मिलीलीटर। तो देखिएगा कि आपको मिल क्या कह रहा है CO2 और 2H2O। तो ये आपका गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है ना। तो गैस के बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में बात करेंगे, यहां इसके बारे में बात करेंगे, H2O के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लिक्विड है। ठीक है, तो यानी हमको इन तीनों के बारे में बात करनी है। तो CH4 का इसके आगे क्या लिखा हुआ 1, ये 2, यानी 1 वॉल्यूम CH4 2 वॉल्यूम O2 से रिएक्ट करता है और 1 वॉल्यूम आपको बनाकर देता है किसका, CO2 का। मतलब क्या हो गया, इसका CH4 कितना है क्वेश्चन में 100 मिलीलीटर, यानी ये 100 मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मींस 100 milliliter of CH4 will react with 200 milliliter of oxygen to give 1 volume of CO2। तो 1 वॉल्यूम CO2 कितने का हो जाएगा, 2 वॉल्यूम 200 मिलीलीटर है, 1 वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर है, तो ये कितना मिलेगा 100 मिलीलीटर मिलेगा। मतलब आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए, आपको चाहिए 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए। आप कहेंगे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा, तो हो रहा है ना, बिल्कुल। देखिए 1 मोल यानी 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, यहाँ 100 मिला तो 2 मोल ऑफ H2O भी तो है ना, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ मास मिलेगा, इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिलेगा। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट H2O एज बिकॉज Gay-Lussac's लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। क्लियर, ये है हमारा Gay-Lussac लॉ। एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है इस पे, ठीक है ना, मतलब और भी क्वेश्चंस इस पे हो सकते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो आप बनाएंगे। एनसीईआरटी में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी न्यूमेरिकल में होता है, आप कमेंट सेक्शन में या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से या हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, आप चाहें तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का डाउट है, आप क्लियरली बिना किसी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जहां से आपको अच्छा लगे आप यहाँ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछें, या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से जुड़कर पूछें, या हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछें। एक और लॉ है हमारे पास इसी के दौरान, वो लॉ क्या है, एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं, या उसको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहा जाता है। आसान सा लॉ है, उस लॉ में कुछ है नहीं खास। क्या है लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है,
एवोगाड्रो ने कहा कि अगर आप या आप ऐसे कह सकते हैं कि इफ टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी तरह का जो भी फिजिकल फेनोमेना है या जो भी चीजें हैं, फिजिकल क्वांटिटीज या जो फिजिकल कंडीशंस है, अगर वो फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा जाए, आप सेम बोल लीजिए, कांस्टेंट बोल लीजिए, है ना, कि इफ टेम्परेचर, प्रेशर और एनी फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, देन, यानी कुछ भी हो आपका, जिस तरह का भी फिजिकल कंडीशन है, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी आपने एक से ज्यादा गैस लिया है, एक से ज्यादा गैस लिया है, तो क्या होगा, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है, आसान सी चीज है। जैसे आपने मान लीजिए कि 2 बीकर लिया, ठीक है, ये जो भी फिजिकल कंडीशंस है सब आपने कांस्टेंट रखा, ना टेम्परेचर बढ़ घट रहा है, ना प्रेशर बढ़ घट रहा है, ना किसी तरह का लाइट का हीट का मामला है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारा सब कांस्टेंट बना हुआ है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, मान लेते हैं इसमें आपने ऑक्सीजन लिया है, इसमें आपने नाइट्रोजन गैस लिया है, तो इस कंडीशन को फॉलो कराने पर ऑक्सीजन इक्वल वॉल्यूम, अगर इसका भी 100 मिलीलीटर है, इसका भी 100 मिलीलीटर है, तो दोनों गैसेस जो होंगे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। इसमें बहुत आसान सा चीज है, आपसे 2 गैसेस आपको मिल गए, उसका वॉल्यूम आपको मालूम है, उस वॉल्यूम से आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है क्या कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, या दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच क्या रिलेशन होगा। तो इफ द कंडीशंस आर कांस्टेंट, देन द इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लॉज हैं, 5 लॉ जो हमने आपको बताया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है क्लास 11 का, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछले वीडियो में 2 लॉ पढ़े थे हम लोगों ने, आज हम लोगों ने 3 लॉ पढ़े हैं अभी तक। चलिए, हम लोगों ने ये तो देख लिया, अब हम लोग एक और लॉ देखेंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की ही तरह है, ठीक है, लेकिन इस लॉ को हम लोग नाम क्या देते हैं, इस लॉ को हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फर्क क्या है दोनों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में गिवन 2 एलिमेंट्स combines to form 2 or more than 2 compounds, then the masses of one element which combines with the fixed mass of other element, है ना। तो वहां हम लोगों ने शुरू में ही कहा 2 एलिमेंट्स, लेकिन अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो जाए तो, ना, अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट, यानी अगर 3 एलिमेंट हो जाते हैं, अगर 3 एलिमेंट हो जाते हैं तो क्या करें, तब आप कहेंगे कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। ठीक उसी की तरह है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक उसी की तरह लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एकदम आसान सा। थोड़ा सा इसका भी स्टेटमेंट उसी तरह का है, थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट है इसका, लेकिन आसान स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका, सबसे पहले वो देखेंगे कि व्हेन 2 elements combines separately, 2 elements, when 2 element combines
separately with a fixed mass of a third element मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट जो है, दो एलिमेंट, सपोज मान लेते हैं कि आपने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी, विच कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब एक थर्ड एलिमेंट भी है हमारे पास सी। तो क्या है सेपरेटली कॉम्बिनेशन, मींस ए पहले सी से रिएक्ट किया तो मान लेते हैं ए सी बनाया, बी रिएक्ट किया सी से तो क्या बनाया बी सी बनाया, विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब सी का मास क्या है फिक्स है, सी का मास क्या है फिक्स है ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस, किसका, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच, यानी ए और बी का, इन विच दे डू सो, यानी के तीनों एलिमेंट, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को, इसीलिए स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा करके आप समझते भी चलेंगे, एक ही बार में स्टेटमेंट को पढ़ लेने से काम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि फिक्स मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, मतलब जिस मास में वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी इससे रिएक्ट कर रहे हैं, दे डू सो बियर्स अ सिंपल whole number ratio of the masses they combine themselves। अब समझिए इसको कि ऊपर से समझा आपने क्या कि कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास, यानी ए और सी रिएक्ट किया ए सी बना, बी सी से रिएक्ट किया बी सी बना। तो अब क्या कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी यहां ए का और बी के मास का जो रेशियो होगा, ए और बी के मास का जो रेशियो होगा, वो रेशियो बियर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो में, किसके साथ, जब ये दोनों एक दूसरे से, क्योंकि ये ए सी से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनाएगा, बी सी से रिएक्ट करेगा तब भी कंपाउंड बनाएगा, ए बी से रिएक्ट करेगा तब भी तो कंपाउंड बनेगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, तो यहां जो ए और बी का रेशियो होगा, यहां जो ए और बी का रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो, यहां ए और बी का रेशियो बना, यहां जो रेशियो बनेगा इन दोनों का रेशियो, ये क्या होगा एक सिंपल होल नंबर होगा। मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि तीन लोग हैं, एक है आपका श्याम, एक है आपका राम और एक है आपका रोहन, ठीक है। राम श्याम के साथ जुड़ता है, किसी भी चीज के लिए जुड़ा, तो क्या देखा कि मान लेते हैं पैसे देकर जुड़ रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं कि पैसे देकर जुड़ रहा हूं, तो राम ने इसको दिए हैं 10 रुपए और श्याम ने इसको दिए हैं 15 रुपए। स्टेटमेंट देखिएगा क्या बोला है कि स्टेटमेंट सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो यहां थर्ड एलिमेंट कौन है, श्याम है, मतलब इसका मास क्या होगा फिक्स होगा। राम ने श्याम को 10 रुपए दिए हैं, बदले में श्याम ने राम को 15 रुपए दिए, ठीक है। अब बात आती है किसकी, रोहन की। तो रोहन ने क्या किया, श्याम को दिए हैं 12 रुपए, ठीक है, और श्याम, चूंकि श्याम तो फिक्स है तो श्याम ने इसको दिया 15। अब इन दोनों रोहन और श्याम के बीच में बात हो गई, राम और श्याम के बीच में बात हो गई, तो फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद
राम और रोहन एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में बात करते हैं कि भाई मैंने तो उसको 10 रुपए दिए थे तो मुझे 15 रुपए मिले, जबकि रोहन क्या बोला, मेरे को तो 12 रुपए देने पड़े। तो रोहन बोला नहीं, श्याम कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक काम करो, जब लेना देना ही है तो हम दोनों आपस में लेन देन कर लो। बात समझ में आई? आसान सा मेथड है ये, आसानी से समझने के लिए ये बताया जा रहा है आपको। तो क्या हुआ कि यहां पहले रेशियो देखेंगे, यहां रेशियो क्या है 10 और 12 का, ठीक है। अब जो रेशियो राम और रोहन के बीच मिलेगा वो रेशियो इन दोनों का मल्टीपल में मिलेगा। यही बोल रहा है ये बियर्स सिंपल रेशियो कहने का मतलब यही है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो जो कैलकुलेट होकर आएगा वो सिंपल होना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि जब राम और रोहन एक दूसरे से लेन देन अब करेंगे तब जो रेशियो होगा वो इन दोनों के मल्टीपल में ही होना चाहिए और होता ही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। जैसे मान लीजिए आपने लिया हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, ये थर्ड एलिमेंट है। हाइड्रोजन जब सल्फर से रिएक्ट करेगा क्या बना कर देगा बाबू, H2S बना कर देगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा H2O बना कर देगा, मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब क्या है कि आपसे क्या बोला गया है, फिक्स मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, यानी हाइड्रोजन से जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब क्या है मास का रेशियो, क्या मिलेगा देखिए, 2, 2 हाइड्रोजन है तो 2:, सल्फर का मास 32, यानी क्या मिला 2:32। यहां क्या मिलेगा 2, हाइड्रोजन 2 है तो 2:, ऑक्सीजन 16, यानी 2:32 एंड 2:16 मिला। यहां क्या है, हाइड्रोजन फिक्स मास है, यहां हाइड्रोजन फिक्स मास है, तो क्या बोला गया है कि 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, यानी उस मास का रेशियो जिसमें इन्होंने सल्फर और ऑक्सीजन ने किससे, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया है, तो किसका, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तो रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2S एंड H2O कितना मिल जाएगा आपको, 32:16, 32:16 मीन्स 2:1, यहां 2:1 मिला। अब क्या बोला, अब आगे आइए, इन विच दे डू सो, bears a simple whole number ratio of the masses they combine themselves, यानी इन दोनों के, यहां आप एक वर्ड और जोड़ सकते हैं स्टेटमेंट में कि सिंपल होल नंबर रेशियो टू द, यहां से जोड़ लेते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस, मतलब क्या हो गया कि सिंपल होल नंबर रेशियो ये, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ मासेस दे कंबाइन देमसेल्व्स, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो किसका, इन दोनों का, क्योंकि यहां क्या लिखा हमने, कंबाइन देमसेल्व्स लिखा है, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, SO2 बनता है ना। अब इन दोनों का रेशियो आप देखिए, तो सल्फर कितना 32, ऑक्सीजन कितना 32 हो जाएगा, 16 या 32, तो रेशियो कितना मिलेगा 1:1। अब इन दोनों का मतलब रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन किसमें, SO2 कितना मिल गया आपको 1:1, मतलब इसका अब इन दोनों का रेशियो और इसका रेशियो आप चेक कर लीजिएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो मिलना चाहिए, मतलब क्या है 2:1 है और 1:1 है, यानी कितना मिल जाएगा 2:1 ही मिल जाएगा। ये लो वेरीफाई करता है, सिंपल रेशियो मिलना चाहिए, ठीक है, सिंपल रेशियो मिलना चाहिए, अगर मिल जाता है तो ये आपका लॉ वेरीफाई होता है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर से एक बार चेक करना चाहिए आपको।
तो ये कुछ लॉज, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आपको एनसीईआरटी मैंने बोला टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप लोग इसको जरूर देखें, एक बार अच्छे से देखें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पर आ सकते हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशंस, कंसंट्रेशंस की। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।